अभी तक नासा ने 5000 से शायद एक्सोप्लैनेट्स को फाइंड कर लिया है। एक्सोप्लैनेट उनको कहते हैं जो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर किसी दूसरे स्टार को ऑर्बिट कर रहे हों। इनमें ज्यादातर अजीबोगरीब प्लैनेट हैं, लेकिन बहुत कम सितारे ऐसे हैं जो हमारी जमीन की तरह अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आते हों। यहाँ पर पानी मौजूद हो सकता है और ये भी हो सकता है कि इस पानी में लाइफ मौजूद हो। इसीलिए नासा और कई दूसरी स्पेस एजेंसीज जमीन जैसे सितारे को फाइंड करने में लगी हैं ताकि उन पर लाइफ को फाइंड किया जा सके। लेकिन अभी तक साइंसदानों को जमीन से बाहर लाइफ का एक भी सबूत नहीं मिला जिसे देखकर 100% ये कहा जा सके कि वहाँ पर लाइफ मौजूद है। लेकिन साइंसदानों को हमारे सोलर सिस्टम में एक ऐसा ऑब्जेक्ट मिला है, यहाँ पर लाइफ के होने की बातें की जा रही हैं। मैं बात कर रहा हूँ सैटर्न के छठे मून एनसेलेडस की, जिसकी ऊपर वाली सतह तो बर्फ से बनी है लेकिन इसके अंदर पानी का समुंदर मौजूद है। तो क्या साइंसदानों ने इसके अंदर लाइफ को फाइंड कर लिया है? यह अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज की इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। 2005 में कैसिनी स्पेसक्राफ्ट सैटर्न के रिंग को स्टडी कर रहा था, तब इसने पहली बार एनसेलेडस को देखा जो एक बर्फीला चांद है। जिसके बाद इसने उस चांद की बहुत सारी तस्वीरें खींची। इन तस्वीरों में एक ऐसी चीज थी जिसने साइंसदानों की तवज्जो अपनी तरफ खींची। ये एक चमकती हुई चीज थी जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये चमक इस चांद की साउथ पोल वाली साइड से निकल रही थी। इस चमक को इस चांद से निकलते हुए आप साफ साफ देख सकते हैं। आखिर ये चमक किस चीज की थी? इस चीज के बारे में और भी अच्छे से जानने के लिए कैसिनी स्पेसक्राफ्ट को इस चांद के ऑर्बिट में भेजा गया और वहां जाकर कैसिनी ने उस चांद की वीडियो को जमीन पर भेजा। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक स्टार इस चमकती हुई चीज के पीछे से गुजर रहा है। गुजरते वक्त उस स्टार की रोशनी कम हो रही थी, जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस चमकती हुई चीज को कैसिनी से काफी ज्यादा स्टडी किया गया और साइंसदान को पता चला कि ये चीज गिजर्स थे, यानी गर्म पानी के झरने। ये झरने से वैसे थे जैसे हमारी जमीन पर होते हैं। ये गर्म पानी इसके अंदर मौजूद समुद्र से निकल रहा था। इस चीज को देखकर साइंसदानों के होश उड़ गए। वो सोचने लगे कि एक चांद जो बर्फ से बना हुआ है उसके अंदर पानी का समुद्र कैसे हो सकता है। साइंसदान के मुताबिक सैटर्न की ग्रेविटी एनसेलेडस को अपनी तरफ खींचती है, जिसकी वजह से इस चांद में एक खिंचाव पैदा होता है। इसी खिंचाव की वजह से इसके अंदर हीट पैदा होती है, जिसकी वजह से इसके अंदर की बर्फ पिघल कर पानी में तब्दील हो चुकी है और खिंचाव की वजह से इसकी सतह में क्रैक्स आ चुके हैं। इन्हीं क्रैक्स की वजह से ये पानी गिजर्स की शक्ल में बाहर निकल रहा है। इस चीज को साइंसदानों ने प्लूम्स का नाम दिया। यहाँ एक सवाल आता है कि क्या एनसेलेडस के समुद्र में लाइफ मौजूद है? जब कैसिनी स्पेसक्राफ्ट इस चांद से निकलने वाले झरनों के अंदर से गुजरा, तब उसने पानी में मुख्तलिफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट किया। ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जिंदा चीज के बिल्डिंग ब्लॉक जैसे होते हैं। यहाँ पर कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ऑक्स जैसी बहुत सारी चीजों को डिटेक्ट किया जो शायद इस चांद की सतह के अंदर छुपे समुद्र से निकल रही थी। कैसिनी से की जाने वाली ऑब्जर्वेशन से ऐसा लगता है कि एनसेलेडस के ओशन में हैबिटेबल हाइड्रोथर्मल वेंट्स हो सकते हैं। ऐसे ही वेंट्स अर्थ पर डार्क ओशन में मौजूद हैं। हाइड्रोथर्मल वेंट से समुद्र की गहराई में एक ऐसा इकोसिस्टम बनता है यहाँ पर कई जानदार सूरज की रोशनी के बगैर जिंदा रह सकते हैं। इसीलिए हो सकता है एनसेलेडस के ओशन में हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास लाइफ मौजूद हो। साइंसदान का कहना है कि जमीन पर लाइफ भी ऐसे ही शुरू हुई थी। एनसेलेडस के प्लूम से जो डेटा साइंसदान को मिला है उससे ये पता चलता है कि दूसरे सितारों पर लाइफ की फॉर्मेशन कैसे हो सकती है। कुछ साइंसदान का कहना है कि जो मॉलिक्यूल्स एनसेलेडस से मिले हैं, हो सकता है ये मॉलिक्यूल्स किसी जिंदा चीज के ना हो, बल्कि हो सकता है ये मॉलिक्यूल्स किसी कॉमेट और एस्टेरॉयड के जरिए उस चांद पर आए हों। क्योंकि जब इस चांद की फॉर्मेशन हो रही थी तब बहुत सारे एस्टेरॉयड और कॉमेट्स इस चांद से टकरा रहे थे, जिसकी वजह से उस पर मीथेन और दूसरे मॉलिक्यूल्स आके होंगे। लेकिन बहुत कम साइंसदान इस बात पर यकीन करते हैं।
ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि इस चांद के अंदर जो समुद्र है वहाँ पर छोटी माइक्रो लाइफ हो सकती है। क्या सच में वहाँ पर लाइफ मौजूद है? इसके बारे में जानने के लिए साइंसदान को वहाँ पर मिशन भेजना होगा। इसीलिए सैटर्न के मून्स को अच्छे से स्टडी करने के लिए नासा आने वाले 10 सालों में कई मिशन लॉन्च करने वाला है, जिसमें ESA का जूस स्पेसक्राफ्ट और नासा का यूरोपा क्लिपर स्पेसक्राफ्ट शामिल है। इन दोनों स्पेसक्राफ्ट की खासियत ये है कि इनमें ड्रिलिंग मशीन लगी होगी, जिससे किसी भी सियारे की सतह के अंदर मौजूद ओशन को स्टडी किया जा सकता है। इसीलिए इन दोनों स्पेसक्राफ्ट से सैटर्न के चांद एनसीलेडस के अंदर मौजूद ओशन को फाइंड करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही है कि अब तक कोई भी स्पेस एजेंसी एनसीलेडस पर मिशन भेजने के लिए फंड नहीं कर रही। उनके मुताबिक एनसीलेडस पर पहले से ही क्रैक्स मौजूद हैं, जिनसे पानी निकलकर स्पेस में जा रहा है। इसीलिए वहां पर ड्रिलिंग मशीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन स्पेस एजेंसीज के साइंसदान का कहना है कि वो ऐसा मिशन लॉन्च करना चाहते हैं जो सैटर्न के ऑर्बिट में रहते हुए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट कर पाए। अगर नासा ऐसा स्पेसक्राफ्ट भेज पाता है तो इससे स्पेस में रहते हुए एनसीलेडस के अंदर छुपी चीजों के बारे में आसानी से पता चल सकता है। वो स्पेसक्राफ्ट इसके गिर्द ऑर्बिट करते हुए इस चांद की सरफेस को भी देख पाएगा, जिसकी वजह से उसे यहाँ पर कई मॉलिक्यूल्स के मटेरियल भी मिल सकते हैं। इससे ये भी पता चल पाएगा कि इस चांद के अंदर ओशियन है या नहीं। इन सारी चीजों को देखते हुए एक मिशन का कॉन्सेप्ट दिया गया। इसका नाम ऑर्बिट लैंडर रखा गया। ये पहले एनसीलेडस को ऑर्बिट करेगा और फिर इस पर लैंड करेगा और इसमें लगे इंस्ट्रूमेंट्स वहां पर लाइफ को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अगर इस कंसेप्ट को फाइनल किया जाता है तो ये मिशन 2038 तक कंप्लीट हो सकता है। इसके अलावा एक और मिशन के आइडिया को डिस्कस किया जा रहा था, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे रिपोर्ट्स को एनसीलेडस के अंदर छोड़ा जाएगा। ये रिपोर्ट उस समुद्र की कंपोजिशन और वहां के एनवायरनमेंट को स्टडी करेंगे। अगर नासा उस चांद पर कोई मिशन ना भी भेजे या जमीन पर लगे टेलीस्कोप की मदद से उस चांद को स्टडी किया जा सकता है। इन सभी मिशन के अलावा नासा ड्रैगन फ्लाई मिशन को भी लॉन्च करने वाला है, जो टाइटन की सरफेस पर लैंड करके उसे स्टडी करेगा ताकि पता चल सके कि वहाँ लाइफ मौजूद है। ये बात मैं आपको बता दूं, इस कायनात को अल्लाह ने बनाया है। अल्लाह कहीं भी किसी भी टाइम लाइफ पैदा कर सकता है। वो हर चीज पर कादर है। साइंसदान तभी ही स्पेस में चीजों के बारे में जान पाते हैं जब अल्लाह का हुक्म होता है। अल्लाह की मर्जी के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। तो दोस्तों, ये थी आज की शानदार वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।